नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब का 218वां एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। 218। देखिए, 218वां एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने अच्छे सवाल भेजे और इस एपिसोड को बहुत प्यार देते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। साथ ही मैं उन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के कमेंट करते हैं। देखिए, पॉजिटिव जो कमेंट करते हैं वो मुझे मेरी ताकत का एहसास कराते हैं, और जो निगेटिव कमेंट करते हैं वो मुझे मेरी कमजोरी का एहसास कराते हैं, वीकनेस का एहसास कराते हैं। तो मैं अपनी उन कमजोरियों को, वीकनेस को दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं निगेटिव कमेंट वालों का भी स्वागत करता हूँ और पॉजिटिव कमेंट वालों का भी। तो इस तरह से कमेंट और फीडबैक देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सवालों का सिलसिला 218वां एपिसोड शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहला सवाल किनका है और वहां पे मेरा क्या व्यू है। लेकिन याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल जो दोस्तों, सवाल नहीं एक्चुअली, ये एक फीडबैक है। वो क्या है? एक फीडबैक है और ये लिख रहे हैं फीडबैक में, मुझे बता रहे हैं, सर आई हैव बीन watching your videos, especially the 3-star videos regularly. I have learnt a lot from the videos in 2023. There is not even one loss today, one lost day. This is the first time that I have been continuously in profit from many months. Profit is small, between 0.5 to 1%, but very happy to see that there is no lost day in 2023. Thank you and regards, विनय। विनय जी का ये फीडबैक है। तो सबसे पहले मैं विनय जी को धन्यवाद करूंगा। देखिए, चीजें पॉजिटिव नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ। विनय जी कह रहे हैं कि मैं स्पेशली 3-स्टार वीडियो आपके देखता हूँ और काफी ज्यादा वहाँ सीखने को मिलता है। और 2023 में इन्होंने एक दिन भी लॉस नहीं किया है। नॉट इवन वन लॉस टुडे, वन लॉस डे, यानी एक दिन भी लॉस नहीं किया। 3-स्टार वीडियो ये कंटिन्यू देखते हैं। प्रॉफिट 0.5 से लेके 1% तक का ये रखते हैं, जो कि अमूमन एक ट्रेडर के लिए काफी है। अगर 1% रोज का होता है तो महीने का 20% हो जाता है। बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट। अगर 0.5% भी है तो महीने का 10% है। बहुत, बैंक आपको साल में 6% देता है। तो आपका बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आप काम करें, क्योंकि शुरुआत ही ऐसी करना चाहिए। उसके बाद ये काफी खुश हैं और उसके लिए मैं वो धन्यवाद भी मुझे दे रहे हैं, तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा विनय जी कि आप वीडियो देखते हैं। खासकर 3 स्टार बहुत ही जबरदस्त वीडियो होता है। 5 मिनट का वीडियो होता है। लोग अगर उसको कंटिन्यू देखें तो उनकी टेक्निकल एनालिसिस ठीक हो जाएगा, लेवल निकालना वो सीख जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए, ये तो विनय जी का फीडबैक था। अब विनय जी के फीडबैक के बाद देखते हैं कि किनका सवाल है। देखिए, दूसरा जो सवाल है वो सोनेने जी ने इंदौर से लिखा है। उन्होंने लिखा है, पहले तो उन्होंने भी फीडबैक दिया है। सर, आपके वीडियो करीब 2 साल से देख रही हूँ। ओके, आपकी वीडियो करीब 2 साल से देख रही हूँ। छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके प्रॉफिट भी हो रहा है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे लेकर इतना नॉलेज नहीं देते, बट आप रियली में एक अच्छे इंसान हो। भगवान आपको स्वस्थ रखे और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, जो भी हैं। और सोनेने साहब का जो सवाल है, अब ये मैम है या साहब, ये मुझे आई डोंट नो, क्योंकि लिखा है इन्होंने रही हूँ और नाम है सोनेने, तो आई डोंट नो। पर मैं जो भी हूँ, जो भी आप हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये लिख रहे हैं कि सर, मैंने टाटा केमिकल का 970 का कॉल 19 रुपए पर बाय किया है। अभी प्रॉफिट में हूँ। स्टॉप लॉस टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया और 40 से 45 का टारगेट सोचा है। क्या वेट कर सकती हूँ या नहीं, या मैक्सिमम किस प्राइस पर निकल सकती हूँ? लॉस तो कुछ होना नहीं है, ये कंफर्म है। ओके, तो टाटा केमिकल का इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। मैम है एक्चुअली, क्योंकि लास्ट में ये कंफर्म कर रही है। तो ये टाटा केमिकल का 970 का कॉल इन्होंने लिया हुआ है, 970 का। देखिए, टाटा केमिकल, इसके कैश के चार्ट को आपको मैं दिखाता हूँ। कैश का जो लेवल होगा, अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किसी खास लेवल से हो जाएगा तो आपको निकल जाना चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस जो लगेगा यहाँ पे 960 रुपीज का, क्या लगेगा? 960 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लिख देता हूँ ताकि याद रहे। 960 कैश के लेवल बता रहा हूँ। अगर कैश में वो लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है 960 का, 960 का नीचे आ जाता है,
ये वाला प्राइस, तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगर ये 1000 के ऊपर निकल जाता है, अप साइड में निकल जाता है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप प्रॉफिट में, तो अभी 1000 का वेट करिए। अगर ऊपर निकलता है 960 रुपए के स्टॉप लॉस, अगर कैश में वो कट गया तो आपको प्रॉफिट जो भी है लॉस, प्रॉफिट या लॉस बुक करके बाहर आना है। अगर 1000 के ऊपर निकल गया तो वेट करना है, और भी ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है आपको। तो ये सोनानी जी का सवाल था जो कि इंदौर से है। अच्छा, आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, दीपक जी ने भेजा है पलवल हरियाणा से। दीपक जी का सवाल है, सर मेरा सवाल इंडेक्स को लेकर है। इंडेक्स को स्टॉक्स चलाते हैं या इंडेक्स स्टॉक को चलाता है, क्योंकि कंफ्यूजन है। एग्जांपल, अगर कोई बंदा बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करे या बैंक निफ्टी ज्यादा हो, ओके, तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। ऐसे ही स्टॉक्स के साथ, अगर बैंक निफ्टी की स्टॉक्स में बाइंग है तभी भी ऊपर जाएगा। सेकेंड सवाल है, नॉर्मल कैंडल बढ़िया है या हेकेनाशी। मैंने हेकेनाशी यूज किया है, मोमेंटम में तो बढ़िया काम करता है, साइड वेज में फेक सिग्नल लाते हैं। ओके, ये लिख रहे हैं कि इंडेक्स को कौन चलाता है, स्टॉक चलाता है या स्टॉक्स इंडेक्स को चलाता है। पहला तो चीज ये है, ठीक है। इनका सवाल है कि इंडेक्स स्टॉक्स के बलबूते चलता है या स्टॉक्स इंडेक्स के बलबूते चलता है। तो आपको समझना है दीपक जी, मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे समझते हैं, इस बात को समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने कहा कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स और स्टॉक्स, ये दो पार्ट हो गए, ये दो पार्ट हो गए, ठीक है। इस दोनों में कौन किसको चला रहा है? देखिए, इंडेक्स जो है ना सर, वो है सोसाइटी, समाज, सोशल समाज, जिसको आप, जहां पे आप रहते हैं वही आपका ये सोसाइटी। और स्टॉक्स जो है ना, वो हो गया ह्यूमन। क्या हो गया? ह्यूमन, या आप कह सकते हैं पीपल, लोग, ठीक है। अब आप समझिए, जिस तरह के लोग आपके समाज में मैक्सिमम होंगे, अगर अच्छा लोग होगा, गुड पीपल, बढ़िया आदमी है ना, अच्छा आदमी होगा, तो आपका ये समाज क्या होगा? ये अच्छा समाज कहलाएगा। वहां का कल्चर अच्छा होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? और ये समाज क्या करेगा? तरक्की करेगा। क्या करेगा? तरक्की करेगा। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज ये समझ में आ गया कि जब लोग अच्छा काम करेगा, जो लोग तरक्की करेगा, तो वो समाज भी अपने आप तरक्की करने लग जाएगा। इसका मतलब जब स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा तो वो इंडेक्स भी अपने आप चलना स्टार्ट कर जाएगा। जब सारे स्टॉक्स चलना स्टार्ट कर देंगे तो उससे जुड़ा हुआ इंडेक्स भी अपने आप चलना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया एक बात? अच्छा, अब चूंकि ये सारे अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये समाज तरक्की कर रहा है, ये इंडेक्स तरक्की कर रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है। लेकिन इसी में से क्या होगा, कि कुछ बाहरी लोग भी आएगा, खराब आदमी। तो वो जब उस समाज में रहना शुरू करेगा तो अरे यार, यहाँ तो बहुत अच्छा सब लोग रहता है, हमको भी अच्छा बन के रहना पड़ेगा। बात समझ रहे? हमको भी अच्छा बन के रहना पड़ेगा। तो इस समाज का भी इम्पैक्ट इस पार्टिकुलर व्यक्ति पे पड़ता है, यानी उस इंडेक्स का भी इम्पैक्ट किसी एक स्टॉक्स पे पड़ जाता है। तो आप पार्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स चलाता है सोसाइटी को, नहीं, वो कभी कभी चला सकता है, उसके किसी एक स्टॉक को वो चलने पे मजबूर कर देगा। लेकिन लोग समाज को चलाता है, यानी स्टॉक्स मैक्सिमम टाइम इंडेक्स को चलाता है। बैंक निफ्टी को अगर कोई चलाता है तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, तभी बैंक निफ्टी चलता है। सारे नीचे पड़े रहेंगे और एक ऊपर जाएगा तो नहीं जा पाएगा, वो फंस जाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा, वो साइडवेज हो जाएगा, है ना। तो इंडेक्स स्टॉक्स के पार्ट को ज्यादातर नहीं चला पाता। बाहरी अगर कोई स्टॉक उसमें घुसता है तो वो इंडेक्स के हिसाब से रहने की कोशिश करता है, क्योंकि लगभग सारे स्टॉक्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश करेगा मैं अच्छा करूं, और समाज उसको खींच के अपने साथ ले जाएगा। चलो यार, एक वो खराब है तो क्या हुआ, इसको भी ढो लेते हैं हम लोग, चलो इसको भी लेके पार कर लेते हैं। लेकिन उसमें ताकत नहीं, वो समाज को चला सके। ताकत किसमें? मैक्सिमम लोग में, ठीक है। सारे लोग जब चलना अच्छा काम करते हैं तभी जाके हमारा समाज तरक्की करता है। इसी तरह जब ऑल स्टॉक तो नहीं कहूंगा, मैक्सिमम स्टॉक्स अगर
वन वे डायरेक्शन में जाएगा तभी आपका इंडेक्स मूव करेगा ऊपर, अगर नीचे की डायरेक्शन में आएगा तभी इंडेक्स मूव करेगा डाउन। तो आप इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि स्टॉक्स इंडेक्स को चलाता है मैक्सिमम टाइम। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल है आपका कि हेकेनासी कैंडल अच्छा है या नॉर्मल कैंडल। देखिए सबका माइनस और पॉजिटिव पॉइंट होता है। आपने कहा कि मोमेंटम में तो हेकेनासी अच्छा देता है। सर मोमेंटम में कोई भी अच्छा देगा, आप हेकेनासी पकड़ लीजिए, नॉर्मल पकड़ लीजिए, कुछ भी पकड़ लीजिए। देखिए बेसिकली जो नॉर्मल कैंडल होता है ना, बना वही है, ओरिजिनल है वही। बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से कुछ चीजें इसमें चेंज करके डायरेक्शनली मूव पकड़ने के लिए हेकेनासी को डेवलप किया है ना। तो डायरेक्शनली मूव तब पकड़ाता है ना जब डायरेक्शन क्लियर, जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो कोई भी साइडवेज फेक मूवमेंट करेगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको किसी एक चीज पे फोकस करना है। अगर हेकेनासी पे फोकस करना है तो हेकेनासी जो कहता है आपको हिसाब से एंट्री और एग्जिट करना होगा। नॉर्मल करना है तो नॉर्मल के हिसाब से करिए, लेकिन एक्चुअली सही ज्यादातर नॉर्मल ही होता है। अगर आपको नॉर्मल कैंडल पे पकड़ आ गया, समझ के, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ देखिए बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। लास्ट टाइम फ्राइडे को यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा था, देखिएगा ध्यान से, आप लाइव ट्रेड का वीडियो भी देखिएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा, तो मैंने कहा था अपने स्टूडेंट लोगों को कि 43,340 के नीचे आएगा तो पुट लेंगे, नहीं आया नीचे, नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लिया हम लोगों ने। और 43,500 के ऊपर कॉल लिया जाएगा, 43,500 के ऊपर कॉल लिया जाएगा इसके ऊपर। अब इसी टाइम में आप यहाँ पे देखिए 9:30 पे एक ऐसी कैंडल बनी, ये नॉर्मल कैंडल ही है, एक ऐसी कैंडल बनी जो कि प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा खा गया, इस पूरा का पूरा इस कैंडल को पूरा खा गया, पूरा का पूरा अपने अंदर घुसा लिया, समाहित कर लिया। लेकिन ये पॉजिटिव है, इसको कुछ लोग इंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव कैंडल है और ये इंगल्फिंग है क्योंकि इसने प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा इंगल्फ कर दिया, पूरा खा गया। लेकिन ये कब अपना इंपैक्ट छोड़ेगा? जब ये उस जगह पे बने जहां पे पहले भी कुछ इंपैक्ट बना हो। यानी कि देखिए ये सपोर्ट पे बना, ये सपोर्ट एरिया, ये ऊपर यहां से गया, तो उसी जगह पे ये कैंडल बन रहा है, तो ये अपना इंपैक्ट ज्यादा डाल रहा है। हाँ, अगर ये रजिस्टेंस पे बन जाएगा तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, अगर वो यहाँ पे बन जाता तो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो फेक सिग्नल दे देगा। लेकिन इस जगह पे बन गया तो इसका इम्पैक्ट पड़ा और ये देखिए किस तरह से ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप कैंडल की चीजों को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो हेकेनासी बढ़िया है या नॉर्मल कैंडल है, इसका आंसर आपको पूरा का पूरा दीपक जी मिल गया होगा। देखिए अच्छा सवाल है आपका, आपने बहुत अच्छा सवाल भेजा और मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। बाकी जो लोग नए लोग हैं वो भी सीखिए, समझिए और चीजों को एनालाइज करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है ये भी। युवराज वर्मा जी लिख रहे हैं, हेलो सर प्रणाम, आपके अनुसार मार्केट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए। ये पहला चीज पूछ सकते, मार्केट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है, आप किसी स्टॉक में एंट्री बाय और सेल जोन के अनुसार लेते हो या जोन प्लस कैंडल के अनुसार। तीसरा है, क्या एक स्टॉक में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, ट्रेड कंटिन्यू रहे तो उस टाइम में कोई और ट्रेड लेने पर फोकस करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपके सुझाव और ज्ञान से ट्रेडिंग लाइफ और रियल लाइफ में सुधार आ रहा है। वेलकम युवराज जी। तो देखिए युवराज जी के 2-3 सवाल है कि मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, मार्केट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए। पहला चीज है कि मार्केट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए मार्केट टाइम में क्या नहीं करना चाहिए, मैं अगर अपनी बात करूं और आप अगर लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी देखते होंगे तो मैं मार्केट टाइम में तो गाना गाता हूँ, है ना। मार्केट चल रहा होता है, मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं बात भी कर रहा होता हूँ लोगों से और गाना भी गा रहा होता हूँ, चाय भी पी रहा होता हूँ। बात समझिए, आपको समझना है यहाँ पे कि गाना भी गा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपका काम लगभग स्मूथली चल रहा हो तब। एक तो ये। दूसरी बात क्या है कि मार्केट में जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना आप, मार्केट आ रहे हैं तो आपको अकेले रहना है, दुनिया है ही नहीं। ये मान के चलना है कि दुनिया है ही नहीं। दुनिया 11 बजे के बाद, दिन के 11 बजे के बाद दुनिया होगा, जब मेरा काम फिनिश हो जाएगा तब। उसके पहले कोई दुनिया नहीं। एक रूम, ये रूम है, चारों तरफ से बंद है, कहीं कोई नहीं आ सकता है ना। अपना काम किया, जो भी किया, गाना भी गा रहा हूँ तो खुद गा रहा हूँ, खुद सुन रहा हूँ। तीसरी बात, फोन कॉल वगैरह अटेंड नहीं करना है, इंस्टाग्राम रील तिल पे फोकस नहीं देना है। और दूसरा, सिर्फ अपने ट्रेड पर ही ध्यान रखना है। टिप्स वाला या किसी 32 गो चैनल वाला इस तरह को उस वक्त नहीं देखना है कि एक्चुअली उस सामने वाला क्या कर रहा है बंदा, नहीं।
ना टीवी देखना है, टीवी न्यूज चैनल, ये सब न्यूज चैनल देखिएगा ना, पक्का गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ट्रेड करते वक्त न्यूज चैनल देख लिया तो आपको लॉस होगा, पक्का लॉस हो जाएगा, ये एकदम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं कर रहा, आप करके ट्राई मार लीजिएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप जिस स्टॉक को बाय कर रहे होंगे वहां पे वो सेल बता रहा होगा, और वहां जो आप वो बाय बोल रहा होगा, आप उसी स्टॉक को में सेल में बैठे होंगे। ठीक है, और फिर आपको ध्यान भटक जाएगा, यार वो इतना बड़ा ज्ञानी आदमी है, वो अगर बाय बोल रहा है तो हम सेल कैसे कर सकते हैं, चलो सेल का पोजीशन काटो, बाय करो। जैसे आप बाय करेंगे वो सेल में चला जाएगा, कहेंगे अरे यार हम तो ठीक ही थे। फिर आप उसको पूछिएगा फोन करके टीवी वाले को, सर आपके वजह से तो लॉस हो गया, हालांकि वो ऐसा सुविधा नहीं देता है पूछने का, बोलने का, लेकिन वो कहेगा स्टॉप लॉस तो दिया था, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा, बात वही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है, नॉइज को अवॉइड करना है, बेसिकली कूल रहना है। कूल रहने का सिंपल है, आप गाना सुनिए, पुराने गाना, नया वाला मत सुनिएगा, ये सब धिकचक धिकचक वाला, ये सब गाना नहीं सुनना है, तो पुराना ओल्ड सॉन्ग लगाइए, एकदम एकदम हल्ले हल्ले चलते रहे, मुकेश का गाना, रफ़ी का गाना, लता मंगेशकर जी का गाना चलता रहे, अपना मन्ना डे जी का गाना एकदम चलता रहे, हल्का हल्का कूल रहेगा माथा दिमाग, जो भी आपको पसंद आता है आप वो सुनिए, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। नॉइज को अवॉइड करना है, एक ही ट्रेड पे पहले फोकस करना है, एक ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा सवाल मेरे ऊपर है आपका कि आप किसी स्टॉक में एंट्री बाय और सेल जोन के अनुसार लेते हो या जोन प्लस कैंडल के अनुसार, इस आप मेरा वीडियो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा सवाल ही बता रहा है कि आप वीडियो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मेरे सारे टेक्निकल एनालिसिस वाले वीडियो फॉलो करेंगे, सारे स्टडी वाले फॉलो करेंगे, सारे जो स्विंग कॉल्स वाला वीडियो देता हूँ वो फॉलो करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा मैं बेसिकली चार्ट के हिसाब से एंट्री करता हूँ। चार्ट पर मेरा प्राइस अगर आ जाता है, अगर मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं 3 स्टार वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप उसमें देखिए मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आएगा और इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग आएगा। तो अगर वो चार्ट पर आ गया प्राइस हमारा, उस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद, जैसे कोई पैटर्न बना है, उस पैटर्न के ऊपर या नीचे हमारी एंट्री बनेगी, पहले से डिसाइड है मान लीजिए, या लाइव मार्केट में कुछ पैटर्न खास बने वो डिसाइड है, तो मैं चार्ट के हिसाब से बेसिकली एंट्री करता हूँ, मैं ज्यादा इंडिकेटर फॉलो नहीं करता। और ये बाय जोन और ये सेल जोन क्या होता है ये तो मुझे अभी भी नहीं पता सर, इतने साल हो गए मुझे, मैं अभी भी नहीं जानता हूँ ये बाय जोन और सेल जोन किसको लोग बोल के पगला बनाता है, बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं ये बाय जोन है, ये मैं एक ही बात जानता हूँ कि वो प्राइस जहां से स्टॉक्स रिजेक्ट, जहां से वो बता रहा है कि मैं नीचे नहीं जाना हूं, वो मेरे लिए एंट्री पॉइंट है, और वो प्राइस जहां पर से ये पता चल रहा है कि स्टॉक्स ऊपर नहीं जाना चाहता है, वो मेरे लिए सेल पॉइंट है बस। और वो कभी भी आ सकता है, सुबह के 10 मिनट में भी आ सकता है, दिन के 2 बजे भी आ सकता है। वो प्राइस अगर आ गया तो हम मेरे रडार पर तो मेरी एंट्री बन जाएगी। कैंडल भी इंपैक्ट डालता है, वहां पे कैंडल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, चार्ट पैटर्न का भी रोल होता है। यानी आप कोई एक मेथड अगर आप ऐसा ढूंढना चाहते हैं तो मुझे मार्केट में बस एक मेथड को बता दे, इसी से हम काम कर लेंगे, ये आप जीवन भर ढूंढते रह जाएंगे युवराज जी, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे पहले भी हजारों लोगों ने यही ढूंढा कि मुझे एक मेथड कोई बता दे, हम उसी से काम करते। नहीं चलेगा सर, कोई एक पॉइंट इस मार्केट में प्रीडिफाइन हो ही नहीं सकता कि बस इसी को पकड़ो और काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सारे लोग यही काम कर रहे होते, और हमारे बगल में मुकेश अंबानी साहब भी अपना सिस्टम लेके बैठे होते कि भैया इतना बड़ा कंपनी चला के पागल बनना है, ये को लैपटॉप लगा लेते हैं, बस यही करते रहेंगे, मेथड मिल गया है हमको, ठीक है, आप इसी मेथड से हम बाय और सेल करते रहेंगे। ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे ना, क्योंकि पता है एक चीज हो ही नहीं सकता जिस पर बलबूते आपकी। अच्छा, अब जैसे आप मैच देखते होंगे अगर आप, तो आप बताइए जो टेस्ट प्लेयर होता है और जो 2020 प्लेयर होता है, जो वनडे प्लेयर होता है, तीनों डिफरेंस खेलता है कि नहीं? सेम प्लेयर लेकिन डिफरेंस मैचेस में डिफरेंस तरीके से खेलता है कि नहीं? टेस्ट में जाता है तो ठुक ठुक करने लग जाता है, दिन काटने लग जाता है। 2020 में वही प्लेयर आता है तो धड़ाधड़ मारने लग जाता है। वनडे में आता है तो एकदम मीडियम चलता है। तो प्लेयर वही है, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट चेंज हो रहा है उसका बैटिंग का तरीका बदल जा रहा है। बात समझ रहे? बैटिंग का तरीका बदल जा रहा है। कोई एक चीज, अब वो टेस्ट में भी जाके 2020 मारेगा तो है, वो तो बंटाधार कर देगा, और या फिर 2020 में आके वो टेस्ट खेलने लग जाएगा, ठक 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 ठक, आया बॉल ठक रोक दिया, आया बॉल ठक रोक दिया, तो पागल ना हो जाएगा, टीम से भगाने दिया जाएगा। तो चीजें जो है परिस्थिति बस चेंज हो जाती है। समझ, जो आपका जो मैदान है, जो आपका पिच है, यानी कि जो आपका ट्रेडिंग चल रहा है, उसके हिसाब से जो मार्केट कंडीशन, वहां पे चीजें बदल जाती है।
आपको बदलना आना चाहिए, और वो बदलना आप तभी सीख सकते हैं जब आपका स्टडी प्रॉपर होता है। और स्टडी किसी एक चीज का नहीं हो सकता, स्टडी सबको मिला के चलना पड़ता है। कैंडल भी देखना पड़ता है, चार्ट भी देखना पड़ता है, पैटर्न भी देखना पड़ता है, प्राइस भी देखना पड़ता है, मार्केट कंडीशन भी देखना पड़ता है, बिहेवियर भी देखना पड़ता है, और अपना माइंड सेट भी देखना पड़ता है कि हमारा माइंड सेट किस तरफ है। तो युवराज जी, ये आपके सवाल, दूसरे सवाल का जवाब था। देखिए, समझने वाले समझ गए होंगे जो मैं बताना और समझाना चाह रहा हूँ। जो नहीं समझना चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बस भैया इतना चीज कौन फॉलो करता है। भैया, तो पैसा फ्री में कोई थोड़ी देता है। सैलरी जब आप लेते हैं मालिक से, जो भी जॉब करता है फ्री में देता है, बैठा के क्या एक ही काम करना है। कभी कहेगा ये काम कर लो, कभी कहेगा वो काम कर लो, कभी कहेगा मार्केटिंग कर लो, कभी कहेगा तो ये काम कर लो। तो चीजें बदलती है भैया, तभी सैलरी आता है। आप ये समझिए, चीजें समय के हिसाब से बदल जाती है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है मार्केट में। तीसरा है कि क्या एक स्टॉक में एंट्री लेने के बाद, जो आपका सवाल है, क्या एक स्टॉक में एंट्री लेने के बाद प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, ट्रेड प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, उस टाइम में कंटिन्यू रहें, या उस टाइम में कोई और ट्रेड लेने पर फोकस करना चाहिए? नहीं, जब एक बार में आपने एक स्टॉक में एंट्री ले लिया तो पहले उसका रिजल्ट हो जाने चाहिए, उसको हो जाने दिया, ज्यादा बेहतर होगा। दो पे फोकस कर सकते हैं, तीसरा पे ज्यादा पे फोकस कर पाएंगे ना तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा मछली में बगुला अंधा हो जाता है। ऐसा कहावत आपने सुना होगा कि ज्यादा, हम लोग जैसे बिहार में क्या बोलते हैं, ज्यादा मछली में, ज्यादा मछली नहीं, मछली, ज्यादा मछली में बगुरा जो है अंधा हो जाता है, यानी वो पागल हो जाएगा। इसको खाएं, उसको पकड़े, उसको खाएं, उसको पकड़े, उसको छोड़े, वो नहीं भाग जाए, वो ना पकड़ पाएगा ना खा पाएगा, भूखे रह जाएगा। तो ज्यादा मछली में बगुला अंधा हो जाता है, यानी कि ज्यादा मछली में बगुला जो है अंधा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता किसको पकड़े किसको खाएं। तो एक पे फोकस करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, जहां पर आप अपने ट्रेडिंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे। और उसके बाद जो आपने मुझे बताया, धन्यवाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। तो ये था युवराज वर्मा जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक राजीव जी ने फरीदाबाद से लिखा है, और ये लिख रहे हैं कि सर, दो चार्ट स्टडी किया है, प्लीज सर रिक्वेस्ट एक बार फिर से देखना, ठीक हूँ या गलत। ये सब लर्निंग वीडियो देखता हूँ आपका फ्री में, आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, बस एक को फॉलो कर रहा हूँ। आप कर रहा हूँ पहले, हाँ, बस एक को फॉलो कर रहा हूँ। पहले बहुत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन था। सच ये भी है कि मैं आपके लर्निंग वीडियो से बहुत सीख रहा हूँ। राजीव जी फरीदाबाद। राजीव जी कह रहे हैं कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हुए थे, लेकिन अब सिर्फ एक को फॉलो कर रहा हूँ। किसको फॉलो कर रहे हैं पता नहीं, पर किसी एक को फॉलो करें। तो चलिए बढ़िया है कि एक भगवान अगर किसी का रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। 50 भगवान अगर किसी का हो जाएगा ना, तो सारे भगवान आपस में लड़ाते रहेंगे, वो कहेगा तुम मुझे मानो, वो कहेगा तुम मुझे मानो, है ना। तो सारे धर्म, एक कोई बंदा एक धर्म को अगर फॉलो कर रहा है तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। किसी एक भगवान को फॉलो कर, मानना सबको है, देखना सबको है, लेकिन आस्था किसी एक पर अगर हो जाती है ना तो वो ज्यादा बेहतर होता है कि किसी एक को, चलो वो हमारे लिए सही है, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, गलत कर रहा है। इससे क्या होगा कि नॉइज ज्यादा पैदा नहीं होगा। सही गलत वो भी हो सकता है, गलत सही वो भी होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा खिचड़ी हो जाने से फिर दिक्कत हो। तो आप ठीक कर रहे हैं, ज्यादा नॉइज नहीं करिए। भगवान बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन सबको फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ज्यादा कोई कहेगा जैसे वही पीके वाला हिसाब किताब में हो जाएगा, कोई कहेगा चर्च जाओ, कोई कहेगा मंदिर जाए, कोई कहेगा गुरुद्वारा जाओ, कोई कहेगा कहाँ जाओ, मस्जिद जाओ, है ना। तो सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अगर अगर आप उस हिसाब से मार्केट को देखेंगे तो चार्ट सबके पास वही है मार्केट का, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स वगैरह सब तो वही देख रहा है, देख अलग अलग नजरिए से रहा है, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसलिए एक को फॉलो करिए, सबसे बढ़िया आप अपने आप को फॉलो करिए। ये बेहतर है कि आप अपनी चीजों को फॉलो करिए, वो ज्यादा बेहतर है। फिर भी आपने जो चार्ट स्टडी भेजा है वो मैं देख लेता हूँ आपके यहाँ पर कि क्या आपने सही किया गलत किया। हालांकि मेरी तो उतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी को सही और गलत बता सकूं, लेकिन फिर भी जितनी सी समझ है मैं वो देख लेता हूँ एक बार, है ना। चल, तो यहाँ पे इन्होंने एक CDSL का भेजा, लिखा है 10,1015 के ऊपर बाइंग बनेगी। ठीक है, बाय इन्होंने 1015 के ऊपर लिखा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। कप विथ हैंडल है, कप विथ हैंडल पैटर्न बना हुआ इन्होंने लिखा भी है।
वॉल्यूम एंड MACD पॉजिटिव भी है, ट्रेडिंग इन बॉक्स में रेंज में ट्रेड भी कर रहा है, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट नाउ कंसोलिडेशन, बढ़िया। तो आपका ये बिल्कुल सही है, आप करेक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजीव जी बहुत ही अच्छा आपने पैटर्न वाइज एनालाइज किया, प्राइस वाइज एनालाइज किया, साथ ही इंडिकेटर वाइज भी आपने एनालाइज किया, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ता बिल्कुल आपका क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ और दूसरा है कि आपका 881 के ऊपर आप किसको देखना चाह रहे हैं, अच्छा वो है हैप्पीएस्ट माइंड को, और 881 के ऊपर वो भी सेम कंडीशन से यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, बिल्कुल सही। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, MACD वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है राजीव जी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहिए, भिड़े रहिए और इस तरह से चार्ट को, स्टॉक्स को देखते और समझते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने भेजा और अपने एनालाइज करके भेजा, सही है आपका, गलत नहीं है राजीव जी। और ज्यादा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत नॉइज होगा। जैकपॉट, ज्यादातर टेलीग्राम चैनल लोग लिखेंगे जैकपॉट, है ना, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, जैकपॉट, ये दिक्कत है, यहाँ पे सारे लोग जैकपॉट नहीं हो सकते ना। जैकपॉट क्या होगा नहीं होगा वो तो मार्केट बताएगा, अपने आप को जैकपॉट लोग कैसे बोलते हैं मुझे यही नहीं पता। चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल घनप्रीत सिंह साहब ने लिखा है और इन्होंने लिखा है चंडीगढ़ से। इनका सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली इनका निजी सवाल है, पर्सनल सवाल है, फिर भी लिख रहे हैं, होप यू आर डूइंग वेल एंड इन गुड हेल्थ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सर। और लिख रहे हैं कि सर आई बाउट किंगफा क्वांटिटी, किंगफा नाम का एक शेयर है और इन्होंने खरीदा था 4501 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 27 रुपीज, 27 रुपए के भाव पे किंगफा को खरीदा था 2010 में, आज से 13 साल पहले खरीदा था। ऑन द एडवाइस ऑफ ए ब्रोकर विच माई अंकल मेड मी एट, एक ब्रोकर के एडवाइस से जो इनके अंकल ने मिलाया था। इट वॉज जस्ट एन ओब्लाइजेशन एज माई अंकल टोल्ड मी, आई नेवर वॉच दिस स्टॉक इवर आफ्टर। तो उनके कहने पे, अंकल के कहने पे इन्होंने ले लिया और फिर इन्होंने देखा नहीं उस स्टॉक को। फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले बैक, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू माई ओल्ड पोर्टफोलियो एंड सॉ दिस स्टॉक, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, द प्रॉफिट दिस स्टॉक इज गिविंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। I called up my uncle on his number which I had earlier and came to know he is no more alive. I talked to his son and told I want to give you some share out of this stock as his father recommended me this stock to me when I was not having much knowledge about stock. Few days back, stocks to me when I was not having much knowledge about stock market, but he refused to take. अच्छा, ये लिख रहे हैं कि want to share about out of this stock as his father recommended me this stock to me when I was not having much knowledge about stock market, but he refused to take it. I really want to give some share to him. Please suggest me. सर क्या करूं, आपके सजेशन बहुत रियलिस्टिक होते हैं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2010 में किंगफा नाम का शेयर खरीदा था। मोटा मोटी मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या बात है। किंगफा नाम का एक शेयर खरीदा 2010 में, जो इनके अंकल ने किसी ब्रोकर के माध्यम से इनको दिलवाया था। तब दिलवाया था जब इनको शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था घनप्रीत साहब को। फिर ये भूल भाल गए और रिसेंटली कुछ दिन पहले जब ये अपना पुराना पोर्टफोलियो देख रहे थे तो इन्होंने देखा कि जबरदस्त उसमें रिटर्न आया हुआ है, कुछ समझ में इनको नहीं आया। फिर इनको रियलाइज हुआ ह्यूमनिटी के माध्यम से, मानवता के माध्यम से, कि भाई चूंकि अंकल ने बताया था मुझे तब, जबकि मुझे शेयर मार्केट का कोई नॉलेज भी नहीं था, और आज उनके बदौलत इतना अच्छा इनकम हुआ है, तो मैं कुछ हिस्सा उनको दे दूं। इन्होंने अपने अंकल को फोन किया, पता चला अंकल तो निकल पड़े, यानी कि गुजर गए। चलिए कोई बात नहीं। तो इन्होंने उनके बेटे से बात कहा कि भाई आपके पापा ने मुझे ये शेयर बताया था तब, जबकि मुझे पता भी नहीं था शेयर मार्केट के बारे में, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ हिस्सा आपको दे दूं। उन्होंने मना कर दिया प्रेम पूर्वक कि भैया मुझे नहीं चाहिए, आप अपना रखो, आपका पैसा है आप रखो। पर ये फिर भी चाह रहे कि कुछ हिस्सा उनको दे। अब ये कैसे दे, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाह रहा, उसके पास पता नहीं डीमेट अकाउंट है या नहीं है। तो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं घनप्रीत साहब। पहले तो आप बहुत बधाई के पात्र, मैं आपको साधुवाद भी दूंगा, मुबारकबाद भी दूंगा कि भाई आपकी तरह सोच वाला सबको होना चाहिए कि अब मेरा शेयर भी किसी बंदे के पास में है, वो मुझे नहीं दे रहा, वो मुझे नहीं दे रहा है भाई, आप दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। पहली बात ये सच में बता रहा हूँ, मेरा शेयर भी किसी बंदे के पास है पड़ा हुआ बहुत पहले से, और वो अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। और मैं उसको कहता हूँ भैया वापस कर दो, कहता है नहीं दूंगा, क्योंकि उसी के अकाउंट में मैंने उसको दिया था पैसे कि भैया ये कुछ शेयर खरीद लो,
आपके पास डीमेट अकाउंट है, मेरे पास नहीं है, तो शेयर खरीद लो ये वाला। और उन्होंने खरीद लिया था और अब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब वो दे भी नहीं रहा है, खैर वो तो मैं निपटा लूंगा किसी तरह। मुझे हंसी आ रही, तो वो मैं निकाल लूंगा उनसे, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो ऐसा सोच रहे देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आपने ऐसा सोचा। सब आपकी तरह सोचे, पहली बात। दूसरा बात है कि अगर उनका डीमेट अकाउंट नंबर आपको अगर मिल जाता है CMR कॉपी किसी तरह, तो आप CMR कॉपी के माध्यम से आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। उनका CMR कॉपी के माध्यम से आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, तो CMR कॉपी आपको चाहिए। फिर भी अगर मान लीजिए वो नहीं देता है CMR कॉपी, तब क्या करेंगे? तब भैया आप क्या करिएगा हरप्रीत साहब, कि जितने भी शेयर आप देना चाहते हैं उसको सोल्ड आउट कर दीजिए। जितना शेयर उनको देना चाहते हो आप उसको सोल्ड आउट कर दीजिए। कैश आ गया, कैश उनके मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर मार दीजिए, सीधा सीधी गप है। क्योंकि आज का मोबाइल नंबर ही लगभग लोगों का पेटीएम या फोन पे नंबर होता है, सीधी सी बात है। तो आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए, लिख दीजिए कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पिताजी की वजह से अच्छा प्रॉफिट हुआ, ये आप लीजिए। या कुछ गिफ्ट ऐसा करके दीजिए, उनके घर भिजवा दीजिए, या ऐसा कुछ जो उतने अमाउंट का हो। अगर उस अमाउंट में कोई घर वगैरह मिल रहा है, जो अमाउंट आप उनको देना चाहते हैं, तो वो घर या अपार्टमेंट बंगलो दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा करके आप उनको दे दीजिए। अगर आप देना चाह रहे हैं और वो नहीं लेना चाहते, तो आप ये सुविधा के हिसाब से, या उनका कोई ऐसा चीज है, लोन है, कर्ज है, जो वो शायद नहीं चुका पाए, तो वो कर्ज आप चुका दीजिए बाय डिफॉल्ट, जाके उनको पता भी नहीं चले। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं गणप्रीत साहब। और मैं फिर से आपको बधाई दूंगा कि आप ऐसी सोच रखते हैं सर, क्योंकि मेरा शेयर तो अभी तक मुझे, मैं फोन कर रहा हूँ भाई दे दो, भाई दे दो, वो दे ही नहीं रहा है। बेच के बोले भाई तुमको ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, तुम कैश दे दो, बेच के तुमसे कैश भी नहीं दिया जा रहा। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूंगा कैसे लेना है। और कोई बात नहीं, आप लेकिन इस तरह से कर सकते हैं गणप्रीत साहब, ठीक है। आप बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छी सोच भी रख रहे हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। और गणप्रीत जी के बाद जो है टोनी गुप्ता जी ने रांची से लिखा है, और इनका सवाल है कि मन्नप्पुरम फाइनेंस को होल्ड रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ कुछ न्यूज थी रेड वगैरह की, तो आप अपना व्यू बता दीजिए। हाँ कुछ रेड वगैरह आया था। खैर बोडल केमिकल को किस प्राइस पर बाय किया जाए और इसका क्या एसएल होगा, हिंद जिंक को कहाँ पर बाय करना चाहिए, और क्या इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत है, और अभी कहाँ बाय और किस डीप पर बाय करना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को एसएल की जरूरत रहेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, और इसे किस प्राइस पर एड किया जाए। देखिए सबसे पहले मन्नप्पुरम फाइनेंस, उसको कुछ रेट वगैरह की खबर आई थी, और इसके वजह से ही मन्नप्पुरम फाइनेंस में डाउनफॉल आया था बहुत तेजी से। अब देखिए ये बातें सही है, रेड आया था, ये रेड हुआ था, लेकिन रेड में क्या रिजल्ट निकल के आया ये अभी तक नहीं पता चल पाया। तो एक बार वो पता चल जाए ना तो फिर हो जाए, लेकिन पता क्लियर किया जाए, अभी पता ही नहीं, छिपा हुआ है। तो मैं कहूंगा कि एक बार यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है, एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। देखिए हो सकता है बात सही हो, कुछ और गड़बड़ हो, तो हो सकता है ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्यों ना अभी इस भाव पे निकल जाए, पहली बात ये। दूसरा, आपने बोडल केमिकल को लेना चाहते हैं, तो बोडल केमिकल को किस भाव पे, देखिए यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, व्यू बता रहा हूँ। तो बोडल केमिकल का आपको लेना होगा 75 के ऊपर, उसके पहले नहीं लीजिए, और 65 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिए, 80 और 90 के टारगेट के लिए। तीसरा है आपको हिंद जिंक, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पे डीप पर बाय करना है हिंद जिंक को। तो हिंद जिंक ही लिखा था ना आपने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ हिंद जिंक को, तो हिंद जिंक को 320 के ऊपर लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लेंगे। 320 325 बढ़िया है, या फिर अगर आपको ये 290 से 300 के आसपास मिलता है, तब आप डीप पर बाय करके चल सकते हैं हिंद जिंक को। चौथा सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इससे तो मैंने निकलने का कब का 2 साल पहले ही बोल दिया था कि निकल जाइए, इसमें भी कोई सॉरी, स्मॉल फाइनेंस उज्जीवन फाइनेंस सर्विस है ये, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ इसे मैंने 2 साल पहले ही बोल दिया था निकल जाने के लिए, क्योंकि जो चीजें की वजह से इसमें लिया गया था वो चीजें इसमें हो नहीं रहा है डेवलप। लेकिन फिर भी अगर आपको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आज जो भी सबसे कोरोना का जो लो लगा है वही स्टॉप लॉस बनेगा, वही लगेगा। 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, लंबा, क्योंकि आपने लिखा है लॉन्ग टर्म, इस वजह से मैं बता रहा हूँ 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, छोटा में 20 रुपए का भी लेके आप चल सकते हैं। तो ये टोनी गुप्ता जी के सवाल पर मेरा जवाब था, और ये आपके सवाल मेरे जवाब का 218वां एपिसोड कंप्लीट होता है इन्हीं सवालों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे, सम्मान दिया, प्यार दिया, और जो सवाल भेजते हैं मैं अपना पूरी कोशिश करता हूँ, एफर्ट लगा के आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।